दिल्ली एनसीआर के रीजन में 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी चलाने पर बैन है, और अगर आप एनसीआर के अंदर इन्हें चलाने की कोशिश करते हैं या फिर इवन खड़ी भी करके रखते हैं अपने घर के बाहर, तो भी इनको उठाकर स्क्रैप कर दिया जाता है। और ये काफ़ी टाइम से हो रहा है और इस बारे में आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि अब ऐसा पूरे इंडिया में भी हो सकता है, जिसकी शुरुआत मुंबई से हो सकती है। यस, हाई कोर्ट की परमिशन से एमएमआर यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में एक पैनल रिसेंटली बनाया गया है जो कि पेट्रोल और डीजल कार्स पर बैन लगाने पर चर्चा करेगा। यानी कि खासकर डीजल बैन की जो बात है ना, वो अब इंडिया के बड़े शहरों तक पहुंच रही है और मेरे हिसाब से कोई भी बड़ा शहर अब डीजल कार्स के लिए ज्यादा सेफ नहीं रहा है। अब आपको तो ये पता ही होगा कि डीजल की गाड़ियां जो हैं वो थोड़ा ज्यादा पोल्यूशन करती है पेट्रोल के मुकाबले, और इसीलिए जो हमारी सरकार है वो इनको एलिमिनेट करना चाह रही है इंडिया के अंदर से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डीजल एक्चुअली में पोल्यूशन ज्यादा क्यों करता है और एक्जैक्टली इस पोल्यूशन से होता क्या है? आज हम इस वीडियो के अंदर डीजल को बहुत ही ज्यादा गहराइयों में जाकर और साइंटिफिकली डिकोड करेंगे, इसे ऐसे जानेंगे जैसे इस चैनल पर हमने आज तक कभी भी नहीं जाना है। साथ ही साथ ये भी बात होगी कि रुडॉल्फ डीजल जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था, वो क्यों इस इंजन को सिर्फ डीजल पे ही नहीं चलाना चाहते थे। और सबसे जरूरी ये भी बात होगी कि डीजल के पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए जो BS6 नॉर्म के अंदर नई टेक्नोलॉजीज लाई गई हैं, उनसे अच्छी खासी रिलायबल डीजल गाड़ियां भी कैसे कम डिपेंडेबल होती जा रही हैं, सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि ऐसी वीडियोस बनाने में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। घंटों घंटों मुझे सिस्टम के आगे बैठना पड़ता है, जिससे मेरी आंखों में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आने लगा था। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आई स्टार्टेड वेयरिंग ब्लू लेंस ग्लासेस। लेकिन ग्लासेस और हेडफोन्स को एक साथ यूज करना मेरे लिए एक प्रॉब्लम वाली बात साबित होने लगी, और इसीलिए मैंने थोड़ा सर्च करा और मुझे अपनी परेशानी का सॉल्यूशन भी बहुत ही जल्द मिल गया, और वो है लेंसकार्ट के स्मार्ट ग्लासेस। लेंसकार्ट लेकर आए हैं फोनिक ग्लासेस, जो कि स्मार्ट ग्लासेस है और जिन्हें पीयूष बंसल भी खुद यूज करते हैं। इन स्मार्ट ग्लासेस को आप अपने फोन के साथ वाया ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें टोटल 4 स्पीकर्स लगे हुए हैं फ्रेम के दोनों साइड पे, जिसमें कि 2 स्पीकर 28 mm के हैं और 2 स्पीकर 8 mm के हैं, जिसके चलते आप म्यूजिक सुन सकते हैं इन एनी सिनेरियो, फिर चाहे आप गाड़ी चला रहे हो या फिर घर में बैठे हो। साथ ही साथ आप इन्हीं ग्लासेस को मूवी देखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 माइक्रोफोन्स भी मिलते हैं, जिसके साथ आप क्रिस्टल क्लियर वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। इन ग्लासेस के फ्रेम के दोनों तरफ 2 बटन भी मिलते हैं, जिनसे आप म्यूजिक को प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, कॉल्स को अटेंड या फिर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन्हीं से आप वॉइस असिस्टेंट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल या फिर सिरी को। इसमें 120 mAh की 2 बैटरीज मिलती है, जिससे आप इसको पूरे दिन यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल्स में अवेलेबल है और ये बहुत सारे लेंस ऑप्शंस के साथ भी अवेलेबल है। ये पावर और नॉन पावर दोनों ही ऑप्शंस में मिल जाते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे। बाकी इसके लिए केस एंड चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल ही जाते हैं। तो अगर आपको भी ये ग्लासेस चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करिए। चलो अब थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डीजल इंजन की हिस्ट्री पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं होती है। तो डीजल इंजन की जो शुरुआत है वो हुई थी रुडॉल्फ डीजल नाम के एक फ्रैंको जर्मन इंजीनियर से, जिन्होंने 1892 में एक टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराया था, जिसका नाम था कंप्रेशन इग्निशन। अब कंप्रेशन इग्निशन में क्या होता है कि फ्यूल को दबाया जाता है टू द एक्सटेंट कि उसमें अपने आप आग लग जाए, जो कि पेट्रोल इंजन से काफी अलग है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में फ्यूल को जलाने के लिए स्पार्क प्लग का यूज होता है। अब रुडॉल्फ डीजल ने एक अलग टाइप का इंजन तो बनाया था, लेकिन इसको उन्होंने सिर्फ डीजल पे चलने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इस इंजन को वैरायटी ऑफ फ्यूल्स पे चलने के लिए बनाया गया था, जैसे कि कोल डस्ट या फिर वेजिटेबल ऑयल वगैरह। जी हाँ, हमारे किचन में पाए जाने वाले वेजिटेबल ऑयल पर भी ये डीजल इंजन चल सकता था। रुडॉल्फ डीजल ने अर्ली 1900s में अपना इंजन पेरिस में शोकेस भी किया था, जो कि पीनट ऑयल पे चल सकता था। दरअसल रुडॉल्फ डीजल का मानना था कि वेजिटेबल ऑयल पे चलने वाले इंजन फ्यूचर में जाके पेट्रोल और कोल को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन शायद जो उनका यही मानना था ना, इसी वजह से रुडॉल्फ डीजल का जो जीवन है बड़े मिस्टीरियस तरीके से एंड भी हुआ। खैर, उनके बनाए इंजन बाद में वेजिटेबल ऑयल पे तो नहीं, लेकिन नॉर्मल क्रूड ऑयल पर ही चलने लगे, और डीजल फ्यूल पूरी दुनिया के अंदर अपनी पावर और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए मशहूर हो गया। इनफैक्ट इतना मशहूर कि यूरोप के अंदर VW स्कैंडल से पहले 50% तक बिकने वाली गाड़ियां सिर्फ डीजल पे चलती थी। एंड ये जो डीजल स्कैम हुआ था ना, इसी के बाद से डीजल इंजन के अगेंस्ट एक मुहिम सी चालू हो गई थी, जो कि आज बैन के रूप में कन्वर्ट होती जा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो डीजल इंजन है ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि डीजल से ही पॉल्यूशन ज्यादा क्यों होता है? पेट्रोल भी तो क्रूड ऑयल से ही एक्सट्रैक्ट होता है, उससे इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्यों नहीं होता है? देखो, जैसे कि हम जानते ही हैं कि सिलेंडर में डीजल जो बर्न होता है वो अलग तरीके से होता है पेट्रोल के मुकाबले। पेट्रोल में स्पार्क होता है, वहीं डीजल के अंदर कंप्रेशन के थ्रू इसको दबाकर जलाया जाता है। अब होता क्या है कि इस प्रोसेस में ना हवा की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और साथ ही साथ डीजल कंबशन में जो टेम्परेचर होता है ना, वो पेट्रोल से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब कंप्रेशन कंबशन से पावर तो ज्यादा मिलती है, लेकिन इसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शंस है ना, वो भी पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट भी पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा निकलते हैं डीजल के एग्जॉस्ट में से। और ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं ये 2 फॉर्म में निकलते हैं, एक तो गैसियस फॉर्म में और दूसरा पार्टिकल फॉर्म में, जिसको सूट भी बोला जाता है। डीजल इंजन से गैसियस फॉर्म में निकलती है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स भी निकलते हैं, इंक्लूडिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और सूट फॉर्म में निकलता है कार्बन, ऑर्गेनिक मटेरियल्स इंक्लूडिंग पीएच और कुछ मेटेलिक कंपाउंड्स भी निकलते हैं, और ये सब मिलकर हमारी हवा को बहुत ही ज्यादा जहरीला बना देते हैं।
और अगर हम खासकर पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो वो डीजल के अंदर ज़्यादा निकलते हैं और इन्हें कार्सिनोजेनिक भी माना जाता है, यानी कि इनसे कैंसर होने का खतरा रहता है इंसानों के अंदर। डीजल इंजन के एग्जॉस्ट को हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन इन्हें इंफ्रारेड कैमरा से जरूर देखा जा सकता है, जो कि ऑयल रिफाइनरी वगैरह में यूज होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। अब ये जो डीजल इंजन है, इनके एक्स्ट्रा पॉल्यूशन से लड़ने के लिए आज आने वाली डीजल कार्स के अंदर डीपीएफ और डीईएफ का यूज होने लगा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जैसे ही BS6 इंडिया के अंदर लगा था, तभी से ये सिस्टम्स डीजल गाड़ियों के अंदर लग के आने लगे थे। अब इन सिस्टम से डीजल वाली गाड़ियों के एमिशन तो जरूर कम हुए हैं, लेकिन इनसे डीजल वाली गाड़ियों के इंजन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी हैं। अब ये जो DPF एंड DEF है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं और इनसे दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं उनको भी जान लेते हैं। DPF और DEF डीजल गाड़ियों में आने वाली फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि डीजल इंजन के एग्जॉस्ट में से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस को कम कर देती हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले ब्रीफ में हम DPF की बात करते हैं और जानते हैं कि ये काम कैसे करता है और इनसे दिक्कतें कौन सी आती हैं। तो जब एग्जॉस्ट गैसेस DPF में से निकलती हैं तो इसमें लगे फिल्टर्स हार्मफुल पार्टिकल्स को रोक लेते हैं, और जब ये पार्टिकल ज्यादा जमा हो जाते हैं तो DPF में रीजनरेशन प्रोसेस चालू हो जाता है, जिसके अंदर हाई टेम्परेचर पर पार्टिकल्स को जला दिया जाता है और एक हल्की सी ऐश बच जाती है, जो कि फिल्टर से निकल जाती है। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि अगर DPF बार बार क्लॉग होता है तो इसका मतलब ये होता है कि या तो रीजनरेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, या फिर फिल्टर क्लीनिंग या फिर रिप्लेसमेंट मांग रहा है, या अगर आप किसी अननोन पंप से सब स्टैंडर्ड डीजल भरवाते हैं तो भी ये दिक्कत आ सकती है। तो ये DPF की दिक्कतें हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं DEF की, कि ये काम कैसे करता है और इसके अंदर कौन सी दिक्कतें होती हैं। DEF यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड है, जो कि SCR यानी कि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम के साथ काम करता है, ताकि डीजल इंजन के नॉक्स पोल्यूशन को कम किया जा सके। DEF एक मिक्सचर होता है 32.5% यूरिया और 67.5% डी आयोनाइज्ड वाटर का। जब एग्जॉस्ट गैसेस SCR सिस्टम से गुजरती हैं तो DEF इंजेक्ट होता है और ये हाई टेम्परेचर के अंदर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अमोनिया नॉक्स गैसेस के साथ रिएक्ट करके उन्हें हार्मलेस N2 गैस और वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो सिस्टम है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन इसके साथ भी अपनी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि DEF फ्लूइड को हर 5 से 10 हज़ार किलोमीटर के बाद रिफिल करना पड़ता है, और अगर आप ऐसा करने में चूक जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी चालू ही ना हो। तो एक तो इसको भरवाने का थोड़ा सा हैसल है, और दूसरा ये कि ये एक एडिशनल खर्चा है आपके ऊपर। जैसा मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था कि दिल्ली के अंदर तो 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल गाड़ियाँ बैन है ही, लेकिन अब ये मुंबई में भी हो सकता है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल दोनों को ही बंद करके CNG और इलेक्ट्रिसिटी पर गाड़ियों को शिफ्ट करने के लिए ऑलरेडी पैनल बैठाया जा चुका है, जो बैन की फिजिबिलिटी को टेस्ट करेगा। इसके अलावा बेंगलुरु में भी डीजल बैन को लेकर कुछ चर्चाएं सामने आ रही हैं। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स में मैंने ऐसा पढ़ा है कि इसके ऊपर बात हो रही है। और इन सब बैन वाली न्यूज आने से पहले नितिन गडकरी जी ये तो कह ही चुके हैं कि वो डीजल व्हीकल्स पर 10% तक जो GST वो बढ़ा देंगे। ये सब सुनकर ही समझ में आता है कि डीजल इंडिया में लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएगा, एंड एक्चुअली ऐसा ही कुछ बाकी देशों के अंदर भी हो रहा है, एक्सेप्ट अमेरिका। वहां तो जब से ट्रम्प आए हैं तब से कहानी बिल्कुल ही उल्टी पड़ गई है, और आइस गाड़ियों को बंद करने के बजाय वो ये नारा दे रहे हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि और तेल निकालो। अमेरिका को छोड़ो और वापस इंडिया पर आओ और ये जानो कि इंडिया में अगले 5 सालों के अंदर डीजल पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या ऑलमोस्ट ना के बराबर रह जाएगी, क्योंकि या तो सरकार उनको बंद कर देगी या फिर कार मेकर्स खुद ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे, जैसे कि मारुति ने बहुत पहले ही कर दी थी। लेकिन एक जगह है जहां पर शायद आपको डीजल इंजन काफी लंबे समय तक चलते हुए देखने को मिल जाएंगे, और वो है हैवी कमर्शियल एप्लीकेशंस, और उसका सबसे बड़ा रीजन है डीजल की पावर एंड एफिशिएंसी। डीजल काफी ज्यादा एनर्जी डेंस है, और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा फ्यूल भी बचवाता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी साबित होता है, जिसकी वजह से एक्सकवेटर, ट्रक्स और माइनिंग इक्विपमेंट वगैरह में डीजल जो है वो बहुत ज्यादा काम का साबित होता है। डीजल इंजन की जो लॉन्जिविटी और ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इन एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस चॉइस बन जाता है, और आने वाले फ्यूचर में जल्द ही इसको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बोला था कि जो स्टेट्स हैं उनको फ्यूल पर टैक्स कम करना चाहिए, ताकि जो इन्फ्लेशन है उससे लड़ा जा सके, क्योंकि राइजिंग फ्यूल प्राइसेस की वजह से लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जब तेज़ी से बढ़ती है तब इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। कई फूड आइटम्स ऐसे हैं जहाँ गुड्स की वैल्यू लॉजिस्टिक कॉस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसे कि नमक, और ऐसे में डीजल जैसे इकोनॉमिकल फ्यूल का होना बहुत ही जरूरी है महंगाई को कर्व करने के लिए। हाँ, हैवी कमर्शियल व्हीकल में डीजल थोड़े लंबे टाइम तक तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको रिप्लेस नहीं किया जाने वाला है। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कई कंपनीज ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले इक्विपमेंट्स को कई बार शोकेस कर चुकी हैं, जो कि डीजल को आने वाले टाइम में रिप्लेस करेंगी। तो चलो अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। ये जो मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई हैं इनका मतलब क्या है। देखो, सीधी सी बात यह है कि अगर आप एक कार लेने की सोच रहे हैं, नई या फिर सेकंड हैंड, तो डीजल को ऑप्ट करने से पहले 4 बार सोचना, और अगर डीजल की डायर नीड हो तभी उसकी तरफ जाना, वरना ट्राई टू गो फॉर अदर ऑप्शंस। एक बार को अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं और आपका टियर 1 सिटीज़ में ज़्यादा जाना नहीं होता है, तो आप फिर भी एक बार को सोच सकते हैं डीजल गाड़ियाँ लेने के बारे में। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं ना, तो डीजल के दिन अच्छे नहीं है, ये बात मेरी मान लो।
तो यहीं तक थी ये वीडियो, कैसी लगी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जैसे मैंने बोला कमेंट्स में अपने विचार भी जरूर छोड़िए। थैंक यू।